डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन फर्स्ट एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत टिमिरिया राज्य से होती है, जहां पर गैरोल्ट की बिरादरी का एक विचर एक दैत्य के शिकार करने के लिए आया होता है। अब यहां गैरोल्ट की बिरादरी यानी कि ये भी स्कूल ऑफ द वुल्फ का हिस्सा होता है। यही रीजन होता है कि इसके गले में भी बिल्कुल सेम गैरोल्ट के जैसा तावीज होता है। इस राज्य के लोग उसे बताते हैं कि वहाँ बुटुक लेक मॉन्स्टर नाम का एक दैत्य जो कि आए दिन हमारे गांव के ऊपर हमला करता रहता है। आपको कैसे भी करके उस दैत्य से हमारा पीछा छुड़वाना होगा। जिसके बाद ये वाला विचर इन लोगों से करीबन 3000 ऑरेंज लेकर उस दैत्य के शिकार पर निकल पड़ता है, मगर इन दोनों की चलती लड़ाई के बीच में वो दैत्य इस पर भारी पड़ जाता है और ये नया विचर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ट पर, जो कि इस वक्त टाइम स्पेंड कर रहा होता है रेड लाइट एरिया में। मगर तब इसे खबर मिलती है कि इसके बिरादरी का एक विचर जो कि टिमेरिया में बाउंटी हंटर हंटिंग करने गया था, अब उसकी डेथ हो चुकी है। इन विचर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये तो लोगों के द्वारा दिए गए पैसों पर जिंदा रहते हैं। हालांकि यहाँ पर गैरोल्ट रेड लाइट एरिया में तो आ चुका था, मगर उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था और इसी वजह से उसे अपना घोड़ा रोच ओनर को देना पड़ता है और फिर पैदल ही टिमेरिया के लिए निकल पड़ता है, ये सोच कर कि शायद हो सकता है कि जिस काम को पुराने विचर ने पूरा न किया हो उसे मैं पूरा कर दूंगा। जिसके बाद में टिमेरिया राज्य को दिखाया जाता है। गैरोल्ट वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है उस दैत्य के बारे में जिसने उसके साथी को मारा था, जहाँ पर एक ओल्ड मैन गैरोल्ट को बताता है कि कई सालों से वो बुटुक ब्लैक मॉन्स्टर उनके ऊपर कई टाइम से हमला कर रहा था और हमारा राजा फोल्टेस हमारी मदद नहीं कर रहा था। दरअसल वो तो खुद का महल छोड़कर एक दूसरे ही जगह नया महल बनाकर रहने लगा और हम लोगों ने राजा के खिलाफ एक रिवेलियन ग्रुप बनाया ताकि मौका पड़ने पर हम हमारे राजा से बदला ले सके। यहाँ गैरोल्ट कहता है कि शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें उस दानव से मुक्ति दिला पाऊं, मगर ये लोग कहते हैं कि हमें विचर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस विचर को हमने उस दानव को भगाने का काम दिया था उसको हमने करीबन 3000 ऑरेंज दिए थे, मगर वो तो हमारा काम बिना करे ही भाग गया। जिसे सुनकर गैरोल्ट कहता है कि उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये काम सिर्फ 1000 ऑरेंज में करने के लिए तैयार हूँ और पैसा भी काम पूरा होने के बाद लूंगा। इतने में वहाँ पर किंग फोल्टेस का दरबारी और उसके कुछ सैनिक आ जाते हैं और गैरोल्ट को टिमेरिया छोड़ देने का हुक्म देते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर गैरोल्ट खून खराबा नहीं करना चाहता था, जिसके बाद वह राज्य को छोड़कर निकल जाता है। मगर रास्ते में गैरोल्ट की मुलाकात ट्रिस मैरीगोल्ड से होती है, जो कि होती है किंग फोल्टेस के लिए काम करने वाली एक विच। और विचर के यूनिवर्स में आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर राज्य के हर राजा के पास में सलाहकार के रूप में एक विच होती है। और लास्ट एपिसोड में मैंने जो आपको टीसिया के बारे में बताया था, जो कि नॉर्मल लड़कियों को विच बनाने के बारे में प्रैक्टिस करवा रही होती है, तो ये इसी से जुड़ा होता है। यानी कि आप एक तरीके से टीसिया को विचेस का ब्रोकर भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैरीगोल्ड गैरोल्ट को एक शानदार ऑफर देती है और कहती है कि तुम्हें पैसे जरूर दूंगी, मगर उस दैत्य को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए, ताकि मैरीगोल्ड उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा शराब उतार सके, उसका इलाज कर सके। जहाँ पर गैरोल्ट इस बात को सुनकर समझ जाता है कि जरूर ये दानव किंग फोल्टेस के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है, तभी तो उसकी विच मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आई है। जिसके बाद में ये दोनों ट्रिस के खुफिया अड्डे पर आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रिस गैरोल्ट को बताती है कि इन सभी हमलों की शुरुआत क्वीन एडा के मरने के बाद शुरू हुई और ये मॉन्स्टर पुराने महल के क्वीन एडा की कब्र में रहता है। क्वीन एडा यानी कि किंग फोल्टेस की सिस्टर कहा जाता है कि क्वीन एडा के मरने से पहले किसी अननोन इंसान के साथ में अफेयर चल रहा था और अपनी मौत के समय वो प्रेग्नेंट थी, बट किसी को नहीं पता था कि वो आदमी कौन था और वो बच्चा किसका था। क्वीन एडा के मरने के बाद में फोल्टेस ने कभी शादी नहीं की। इसका मतलब साफ था कि क्वीन एडा का वो बच्चा होने वाले टिमेरिया का आखिरी वंशज था। जिसके बाद में ट्रिस उसे पुराने विचर की डेड बॉडी दिखाती है, जो कि दानव की लड़ाई के वक्त मारा गया था, और साथ ही गैरोल्ट को बताती है कि इसी ने गांव में अफवाह उड़ाई थी कि
कि विचर उनके पैसे लेकर भाग गया ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। जहां पर गैरोल्ट अपने साथी बॉडी की जांच पड़ताल कराता है और तब उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी से इसका दिल और जिगर दोनों गायब है, जिससे गैरोल्ट को ये पता चलता है कि जिस ब्लैक बुटुक मॉन्स्टर को ये ढूंढ रहे होते हैं वो तो एक एस्ट्रिगा होती है। एस्ट्रिगा जाति के दैत्य नॉर्मल दिखाई नहीं देते, ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं। ये सिर्फ शराब के जरिए ही बनाया जा सकता है और ये शराब काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, यानी इस शराब को गर्भवती औरत को ही दिया जा सकता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होनी जरूरी है। और जब उस बच्चे का जन्म होता है तो वो पैदा होने के बाद में एक स्ट्रिगा बन जाता है। ये मॉन्स्टर लोगों के दिल और जिगर पर ही जिंदा रहता है, यही ही उसकी खुराक होती है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, स्ट्रिगा ऑलवेज फीमेल होती है, ये कोई मेल नहीं होते। अब इन सारी बातों की कनेक्टिविटी के बाद गैरोल्ट को ये बात समझ आती है कि क्यों फोल्टेस के लिए वो मॉन्स्टर जिंदा इतना जरूरी है। जिसके बाद में ट्रिसा गैरोल्ट को किंग फोल्टेस के पास लेकर जाती है। उसके सामने आते ही गैरोल्ट उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि एडा का वो सीक्रेट आशिक तू ही है और ये स्ट्रिगा तेरी और एडा की नाजायज औलाद है। अब बिना समय गवाए मुझे फटाफट बता दे कि स्ट्रिगा पर आखिर ये शराब किसने डाला था, ताकि मैं शराब को तोड़कर उस लड़की को उसकी बुरी जिंदगी से मुक्त कर सकूं। और अब यहाँ पर फोल्टेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इतने सारे राज दरबारियों के बीच में उसे ये बात बोल दी थी और अब वो गैरोल्ट और साथ ही ट्रिसा को वहां से जाने के लिए कह देता है। मगर गैरोल्ट वापस जाने के बजाय ट्रिसा के साथ में पुराने महल में आ जाते हैं जहां पर एडा की कब्र मौजूद होती है। जिसके बाद वो दोनों ही एडा के रूम में आ जाते हैं जहां पर ट्रिसा को क्वीन एडा की मां के द्वारा लिखे गए खत मिलते, जिसमें लिखा होता है कि तू अपने नाजायज बच्चे को गिरा दे। मगर एडा हमेशा से अपने मां को मना करती रहती थी और कहती थी मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। अब इन सभी लेटर को लेकर ये दोनों राजा फोल्टेस के मेन राज दरबारी के पास आ जाते हैं, जो कि सालों से फोल्टेस परिवार का एक काफी अच्छा सेवक होता है। अब देखा जाए तो एडा की मॉम फोल्टेस की भी तो मॉम लगी, तो यहाँ पर ट्रिसा और गैरोल्ट को लगता है कि पुरानी रानी साहिबा यानी कि इन दोनों की मॉम ने ही अपनी बेटी को ये शराब दिया हो सकता है। लेकिन जब गैरोल्ट उस राज दरबारी के पास आता है तो उसे कुछ स्मेल आती है और रूम में आई थी। दरअसल ये भी विचर की एक स्पेशल पावर का हिस्सा होता है, जहां पर ये सूंघकर अपराधी को पकड़ सकते थे। गैरोल्ट का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल जाता है और वो अब राज दरबारी से और ज्यादा इंटेरोगेशन चालू रखता है, जहां पर फाइनली वो राज दरबारी बताता है कि एक टाइम पर वो क्वीन एडा से प्यार किया करता था, मगर क्वीन एडा ने अपने ही भाई के साथ में इश्क लड़ाकर खुद की और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहां पर गैरोल्ट उससे पूछता है कि आखिर ये शराब को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, लेकिन दरबारी इसे बताने से इनकार कर देता है। जहां पर गैरोल्ट को गुस्सा आ जाता है, वो उसे उठाकर सीधा एडा के कब्र के पास जाकर बांध देता है और कहता है कि तूने समय रहते मुझे इस शराब का हल नहीं बताया तो तेरा ही बनाया शराब यानी कि स्ट्रिगा आकर तुझे ही खत्म कर देगा। ये सुनकर राज दरबारी काफी ज्यादा डर जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है और शराब को खत्म करने के लिए गैरोल्ट को रात से लेकर सुबह तक इस स्ट्रिगा को इस कब्र में जाने से रोकना होगा और सुबह होने के बाद मुर्गे की 3 बांग कंप्लीट होते ही स्ट्रिगा का वो शराब उतर जाएगा, जिसके बाद वो एक लड़की में बदल जाएगी। गैरोल्ट वहीं पर दरबारी को बांधा छोड़कर स्ट्रिगा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कुछ देर बाद स्ट्रिगा आ जाती है और पहले राज दरबारी को बांधा पाकर स्ट्रिगा उसका दिल और जिगर खा जाती है और फिर आकर गैरोल्ट से मुकाबला करती है। यहाँ पर गैरोल्ट अपनी फुल पावर का यूज करता है, लेकिन स्ट्रिगा इतनी ताकतवर होती है कि उसके सामने कुछ भी नहीं चल पाता। जिसके बाद फाइनली गैरोल्ट अपनी ताकत से बाहर जाने वाला हर रास्ते को बंद कर देता है और खुद को क्वीन एडा की कब्र में बंद कर लेता है, ताकि सुबह होने तक ना ही वो बाहर भाग सके और ना ही कब्र के अंदर जा सके। और फाइनली एंड ऑफ गैरोल्ट का प्लान काम कर जाता है और जब अगली सुबह वो इस कब्र को खोलता है तब तक मुर्गे की 3 बांग आ चुकी होती है और स्ट्रिगा का वो शराब भी उतर जाता है, जहां पर वो एक नॉर्मल लड़की बन चुकी होती है। मगर इस वक्त उस लड़के के अंदर वो
हैवानियत अभी भी होती है और तभी वो एक पंजा गैरोल्ट के सीने पर मार देती है। यहाँ पर गैरोल्ट भी अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की के गले पर वार करता है। ये दोनों ही काफी खून में लथपथ हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद में गैरोल्ट की आंख खुलती है तो वो अपने सामने ट्रिसा मैरीगोल्ड को पाता है, जहाँ पर ट्रिसा उसे बताती है कि तुम इस वक्त आराम की जरूरत है तो तुम्हें उस लड़की की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। मैंने उसे सही हाथों में सौंप दिया है। और फिर ट्रिस वादे के मुताबिक गैरोल्ट को उसका इनाम देती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एरिटूजा में और यहाँ पर स्ट्रिड और येनिफर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त आपस में इतने घुल मिल गए थे कि इंटीमेट हो जाते। यहाँ पर कई दूसरे जादूगर भी होते हैं जो कि अगले आने वाले द सक्सेसफुल कोर्स ऑफ स्टडी डे के लिए रेडी होने को बोलते हैं। इस डे को हम ग्रेजुएशन डे भी मान सकते हैं। दरअसल इस दिन ये दो और बाकी बचे हुए सारे बच्चे जादूगर या जादूगरनियां कंप्लीट बन जाएंगे, जिसके बाद एरिटूजा के सभी मेन मास्टर की मीटिंग होती है। ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जादूगरनी किस राजा के लिए काम करेगी। और जैसा कि मैंने शो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हर एक विच एक राज्य के लिए काम किया करती है। उनका काम होता है कि राजा को सलाह देना और मुसीबत के वक्त उनकी जान बचाना है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि येनिफर को एड्रिन राज्य के राजा के पास भेजा जाएगा। ये राजा दरअसल अपने ही लोगों को प्रेफर करता है और अब क्योंकि यहाँ पर येनिफर का गांव एड्रिन राज्य के अंतर्गत ही आता है, तब उसे सही चुना जाता है एड्रिन राज्य के राजा के लिए। मगर अपने लास्ट डे के पहले कोई भी जादूगर चाहे तो अपना पूरा रूप बदल सकता है और अपने आप को जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकता है। जहाँ एक तरफ तो येनिफर खुद को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास आ जाती है, जो कि इन्हीं मास्टर का एक आदमी होता है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ चेयरमैन की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर स्ट्रैगोबर बताता है कि येनिफर के अंदर एक एल्फ का खून है और एड्रिन के घराने के लोग एल्फ से सख्त नफरत करते हैं। जहाँ पर आप सारे मास्टर जो डिसाइड करते हैं के लिए किसी और जादूगरनी को चूज करना पड़ेगा और येनिफर को भेज दिया जाएगा निल्फगार्ड। लेकिन ये खबर अब तक येनिफर तक आ जाती है। इस बात को सुनकर येनिफर ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सबसे पहले जाकर स्ट्रेड को काफी खरी खोटी सुनाती है और फिर जाती है अपने प्लास्टिक सर्जन के पास और उसे बोलती है कि मुझे जितना हो सके उतना सुंदर बना दो। तो वो कहता है कि प्रोसेस मैं कर दूंगा, मगर इसमें तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। इस दर्द को कम करने के लिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा और इस वक्त मेरे पास बेहोश करने वाली दवा नहीं है। रिप्लाई में येनिफर कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे दर्द को सह लूंगी, तुम सिर्फ इस प्रोसेस को स्टार्ट करो अभी। जहाँ पर ये आदमी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। अब जैसा कि कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जहाँ पर एक तरफ येनिफर सुंदर तो हो जाएगी, मगर दूसरी तरफ वो जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद में उसका पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक डांस पार्टी में, जहाँ पर येनिफर अपने नए रूप के साथ आ जाती है और जाते ही सीधा एड्रिन के राजा के साथ में डांस करने लगती है। एड्रिन का राजा येनिफर की खूबसूरती के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है, जहाँ पर येनिफर बताती है कि मैं तुम्हारे ही किंगडम से बिलोंग करती हूँ। इस बात को सुनकर बाकी सारे जादूगर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं येनिफर पर। बोर्ड चाहता था कि वो कहीं और जाए और उसने इनके राजा को फंसाने की कोशिश करी। वहीं पर हमारी मुलाकात दो शरारती बच्चों से भी होती है, जिनका नाम होता है फोल्टेस और एडा, और यहीं से हमें इन सभी की एक्चुअल टाइमलाइन का पता लगता है। यानी कि येनिफर की कहानी सबसे पुराने टाइमलाइन में चली है, यहाँ पर फोल्टेस एक बच्चा है, और वहीं पर गैरोल्ट की कहानी बीच में चली है और सीरी की टाइमलाइन सबसे लेटेस्ट है। आई होप कि मेरी लास्ट वाली एपिसोड में मैंने आपको जो एक बात कही थी वो आपको भी याद होगी कि इन सभी की टाइमलाइन में 30, 12 और प्रेजेंट टाइम का डिफरेंस है। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सीरी पर। ये अपने एल्फ दोस्त के साथ में होती है, तभी उसे वहाँ पर कोई पुकारने लगता है और इस आवाज को सुनकर सीरी पूरे तरीके से उसके वश में आकर जंगल की झाड़ियों में चली जाती है। उसका एल्फ दोस्त उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर सीरी तो कुछ भी नहीं सुन पाती और बस आगे चली जाती है और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भी जाता है, मगर तभी जंगल में तीर आकर उस एल्फ को लग जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।